नमस्कार दोस्तों जी के संबंधित प्रैक्टिस सेट का ये 67 पार्ट है। और इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी पंडित नेहरू ने, सी लाला लाजपत राय ने, डी बाल गंगाधर तिलक ने। करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी ने दी थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दी थी। और महात्मा की उपाधि जो है गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। यानी महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि दी थी वो रविंद्रनाथ टैगोर ने, और जो रविंद्रनाथ टैगोर को उपाधि दी थी गुरुदेव की वो महात्मा गांधी जी ने दी थी। और एक चीज़ और बता दें आपको कि गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में, गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार साहित्य का प्राप्त हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर को। और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले गुरुदेव प्रथम भारतीय थे, प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय थे और प्रथम व्यक्ति भी थे। गोरा चित्रा आदि उपन्यास गुरुदेव की हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं। और लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विज्ञापन, बी उत्पादन मिश्रण, सी उत्पाद की गठरी, डी विभेदन। करेक्ट आंसर है उत्पाद की गठरी कहा जाता है। एक संयुक्त उत्पाद के रूप में कई उत्पादों की बिक्री को पेशकश को जो है उत्पाद की गठरी कहा जाता है, प्रोडक्ट बाउंडलिंग कहा जाता है। और एक कंपनी आज एक से अधिक ब्रांड का उत्पादन करता है। कंपनी का एक प्रमुख कार्य विज्ञापन करना भी होता है। और उत्पाद मिश्रण का अर्थ है कि एक से अधिक उत्पादन एक साथ हों, अर्थात उप उत्पादन भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? 1947 में सर्वप्रथम किसने केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी ने, बी मोरारजी देसाई ने, सी आर के षणमुखम चेट्टी ने, डी जॉन मथाई ने। करेक्ट आंसर है आर के षणमुखम चेट्टी ने जो है सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था 1947 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में किया था। और प्रथम वित्त मंत्री थे षणमुखम शेट्टी। अंतरिम बजट पेश किया था उन्होंने। और विल्सन ने 1860 में विल्सन ने जो है सर्वप्रथम बजट पेश किया था। और विल्सन को भारतीय बजट प्रणाली का जनक माना जाता है, विल्सन को। और बजट शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द बुजट से लिया गया है। ये फ्रांसीसी शब्द बुजट से लिया गया है बजट शब्द। और अनुच्छेद 112, अनुच्छेद जो है हमारे संविधान का अनुच्छेद 112 जो है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है, यानी बजट की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑक्सीजन। करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन जो है इनमें वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस हैं। और ग्रीन हाउस जो है बहुत खतरनाक गैस होती हैं जो नुकसान देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? ये O1 है, ये O2 और ये O3 और ये O4। करेक्ट आंसर है O3 होता है, O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला, रासायनिक फॉर्मूला O3 होता है। और O3 में ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर ओजोन का एक अणु बनता है। ओजोन को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है क्योंकि जो ये किरणें सूर्य के पराबैंगनी किरणें जो आती हैं सूर्य से, वो इनको जो है ये
ओजोन परत रोक देती है, वरना यदि वो सीरीज डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए तो बहुत भारी विनाश होगा। तो इसलिए इसे ओजोन को पृथ्वी का रक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन को सबसे अधिक क्षति जो है CFC गैस से होती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस से होती है सबसे अधिक क्षति ओजोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सील मछली द्वारा किए गई आवाज़ को क्या कहते हैं? सील मछली द्वारा की गई आवाज़ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बार्क, बी मूव, सी स्क्रीच, डी ग्राउल। करेक्ट आंसर है बार्क कहते हैं उसे, ए पार्ट करेक्ट आंसर है। सील मछली द्वारा की गई आवाज़ को जो है बार्क कहते हैं। और कुत्ता के भौंकने को भी बार्क कहते हैं। मछली में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और मछली गलफड़े से जो है श्वास लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए विलियम होवार्ड लिविंस ने, बी जोसेफ आस्पदी ने, और सी हैरी बिरियर ली ने, और डी जेम्स डायसन ने। करेक्ट आंसर है हैरी बिरियल ली ने किया था। हैरी बिरियल ली ने इसका स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ATM का विस्तार क्या है? ATM का विस्तार क्या है? ऑप्शन ए एनी टाइम मनी, बी ऑटोमोटिव मोटेड ट्रेलर मशीन, बी ऑटोमेटेड टॉकिंग मीडिया, डी एनालॉग टाइम मशीन। करेक्ट आंसर है बी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर। और इसका पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है ये, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ATM जो है सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में ये थे वर्कली इनका नाम था। वर्कली के बैंक से लगाया गया था। 1967 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम वर्कली के बैंक में लगाया गया था। वर्कली का बैंक था, उसमें ये लगाया गया था 1967 ईस्वी में पहली बार। और सेफर्ड बर्नार्ड ने ATM का आविष्कार किया था। सेफर्ड बर्नार्ड ने इसका ATM का आविष्कार किया था। सेफर्ड, मैं लिखे देता हूँ नाम, सेफर्ड और ये बर्नार्ड जो है इसका ATM का आविष्कार किया था। और इनका जन्म जो है 1926 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1926 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। भारत के शिलोंग में हुआ था, हमारे देश के शिलोंग में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ATM का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? ऑप्शन ए मुगल ने, बी लोधी ने, सी मराठा ने, डी खिलजी ने। करेक्ट आंसर है मराठा ने युद्ध किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से मराठा ने युद्ध किया था। और 14 जनवरी और 1761 को 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठों की भारी हार हुई थी। और पानीपत का जो है प्रथम युद्ध वो हुआ था 21 अप्रैल। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और इसका दूसरा युद्ध जो हुआ था, 3 युद्ध हुए हैं इसके, वो हुआ था 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध अकबर और हैमू के बीच हुआ था। और अकबर की ओर से बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था, जिसमें हैमू मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, बी 3 जून 1947 को, सी 17 जुलाई 1947 को, डी 1 जुलाई 1947 को। करेक्ट आंसर है 3 जुलाई 1947 को भारत के बंटवारे की घोषणा की गई थी। और भारत विभाजन योजना को 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना भी कहते हैं, इसी कारण से इसे 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना भी इसे कहते हैं। और 20 फरवरी 1947 ईस्वी को क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी
1947 को क्लीमेंट एटली थे उस समय, ने घोषणा की थी कि जून 1948 से पूर्व भारत को आज़ाद कर देंगे। और आपको बता दें कि सिलहट क्षेत्र जो है जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में गया था। सिलहट क्षेत्र जो है जनमत संग्रह द्वारा पाकिस्तान में गया था। और रेड क्लिफ आयोग सीमांकन आयोग था। रेड क्लिफ आयोग जो है सीमांकन आयोग बनाया गया था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए तेजी से मत चले, बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सी डिजिटल नेटवर्क आर्किटेक्चर, डी मनोनीत राष्ट्रीय प्राधिकरण। करेक्ट आंसर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए का पूरा नाम है। और डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। डीएनए की कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक होता है उसमें भी मिलती है। और डीएनए जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए। और डीएनए की जो है द्विकुंडलित संरचना मॉडल जो है 1952 में वाटसन एवं क्रिक ने बनाया था। वाटसन एवं क्रिक ने 1952 ईस्वी में इसकी द्विकुंडलित संरचना मॉडल बनाया था। और 1962 ईस्वी में इस कारण से उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और डीएनए आनुवंशिक क्रिया का आधार है। डीएनए की जीन इकाई है। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी नीरज चंद चौधरी ने, सी सलमान रुश्दी ने, डी आर.के. नारायणन ने। करेक्ट आंसर है नीरज चंद चौधरी ने लिखी है। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा नीरज चंद चौधरी ने लिखी है। और नीरज चंद चौधरी ने पैसेज टू इंग्लैंड, कल्चर इन द वैनिटी वैग, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, हिंदुज्म आदि पुस्तकें लिखी हैं। पैसेज टू दोबारा से बता देता हूँ, पैसेज टू इंग्लैंड, कल्चर इन द वैनिटी बैग, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, हिंदुज्म आदि पुस्तकें लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स ने, बी लॉर्ड इरविन ने, सी लॉर्ड कर्जन ने, डी माउंटबेटन ने। करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन ने दिया था। बंगाल के विभाजन का आदेश जो है लॉर्ड कर्जन ने दिया था। और 19 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। और 19 अक्टूबर 1905 को जो है 1905 को ही, यानी 19 जुलाई को तो घोषणा की गई थी और 19 अक्टूबर को जो है बंगाल विभाजन किया गया था। और बंगाल विभाजन का कारण जो है विकास गति को तीव्र करना कहा गया था। ये कहा गया था कि विकास गति को तीव्र करने के लिए विभाजन किया जा रहा है, जबकि वास्तविक कारण जो था सांप्रदायिकता के आधार पर बांटकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। मुख्य कारण ये था। रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल विभाजन का जो तीव्र विरोध किया गया था और बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन ए मुड़ने से, बी जंग लगने से, सी संक्षारित होने से, डी विघटित होने से। करेक्ट आंसर है जंग लगने से बचाने के लिए जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे की वस्तुओं पर। इसे गैल्वेनीकरण प्रक्रिया कहा जाता है। और यश दलेपन लोहे पर या इस्पात पर जो है जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ जो है फेरिसोफेरिक ऑक्साइड होता है। और पेंट करके तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, क्रोमियम लेपन
एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, और जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ओवन में थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो तापमान बनाए रखने में मदद करता है। ऑप्शन है सर्किट पूरा करके, बी सर्किट ब्रेक करके, सी सर्किट में कंपोनेंट को जोड़कर, सी सर्किट से कंपोनेंट को हटाकर। करेक्ट आंसर है सर्किट पूरा करके, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओवन में थर्मोस्टेट ऐसा उपकरण है जो सर्किट पूरा करके जो है तापमान स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। और थर्मोस्टेट में दोहरी दीवार लगी होती है जो दीवारों के बीच निर्वात के द्वारा तापमान को स्थिर कर दिया जाता है। और थर्मोस्टेट प्रयोग से किसी वस्तु का ताप एक निश्चित बिंदु तक बनाए रखा जाता है, खाना गर्म रहता है, सुरक्षित रहता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी किसे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन ए हिमालय को, बी पीली नदी को, सी चीन की महान दीवार को, डी J.R.R. टोल्किन द्वारा लिखित पुस्तकें। करेक्ट आंसर है चीन की महान दीवार को। पर्पल फ्रंटियर, अर्थ ड्रैगन और आउटर फोर्ट्रेस ये सभी चीन की दीवार को संदर्भित करते हैं। और चीन की महान दीवार विश्व के एक आश्चर्य माना जाता है, और 2400 किलोमीटर लंबी है। ये चीन की दीवार 2400 किलोमीटर लंबी है। और चीन दीवार का निर्माण जो है मंगोल आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। मंगोल आक्रमण से बचने के लिए इसका निर्माण किया गया था। और हान वंश चीन के प्राचीन काल का महानतम वंश है। हान वंश जो है चीन के प्राचीन काल का महानतम वंश है। और हान वंश के शी हुआन टी ने, हान वंश के ही थे शी हुआन टी ने निर्माण करना चीन दीवार को शुरू किया था। चीन की दीवार का निर्माण का शुरुआत जो कि करवाई थी वो हान वंश के थे शी हुआन टी, उन्होंने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए महाबलीपुरम में, बी तिरुवनंतपुरम में, सी उज्जैन में, डी धर्मशाला में। करेक्ट आंसर है महाबलीपुरम में है। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2014 में, सी 1978 में, डी 1991 में। करेक्ट आंसर है 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण 1991 ईस्वी में शुरू किया गया था। और 24 जुलाई डेट लिखे देता हूँ मैं, 24 जुलाई 1991 को तत्कालीन वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह ने उदारीकरण की घोषणा की थी। और उदारीकरण का अर्थ जो है संक्षिप्त में वस्तु सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया को लचीलापन प्रदान करना है। और भूमंडलीय कारण का अर्थ है, भूमंडलीय कारण का जो अर्थ होता है वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात निर्यात पर से प्रतिबंध को हटाना है। और उदारीकरण का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कौन था? ऑप्शन ए तिब्बत का एक प्रधान रसोइया, बी एक चीनी दार्शनिक, सी चीन में बसंत और शरद ऋतु का एक प्रसिद्ध चित्रकार, डी कोरियाई सामंत। करेक्ट आंसर है एक चीनी दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस जो था एक चीनी दार्शनिक था। और चीन में प्राचीन के महान दार्शनिक थे जो हजारों शिक्षक का गुरु कहा जाता था। लाओ त्से तुंग को प्राचीन काल के चीन के दार्शनिक थे। लाओ त्से तुंग प्राचीन काल के चीन के दार्शनिक थे। और पाइथागोरस यूनान का दार्शनिक था। और अरस्तु प्लेटो जो हैं ये सुकरात, अरस्तु प्लेटो सुकरात भी यूनान के दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दमयंती मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? दमयंती मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? ऑप्शन ए राजकता सिद्धांत, बी रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी, बी अल्फा प्रभाव, सी सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। करेक्ट आंसर है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी तैयार की थी दमयंती मेंडलीफ ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाटाविद द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था?
जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का क्या नाम था, जिसे भारत सरकार द्वारा जो है ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था? ऑप्शन ए साक्षात, बी इंद्रधनुष, सी आकाश, डी परम। करेक्ट आंसर है आकाश है। डाटाबेस द्वारा उत्पादित टैबलेट कंप्यूटर का नाम जो है आकाश है, जिसे भारत सरकार द्वारा ई लर्निंग कार्यक्रम के हिस्से के रूप में बढ़ावा दिया गया था। और भारत सरकार कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाती है। 2 दिसंबर को हर साल साक्षरता दिवस मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और विभिन्न स्तर पर सरकार कंप्यूटर के प्रयोग को तीव्र गति से प्रयोग कर रही है और सरकार की योजना पंचायत स्तर तक इसके प्रयोग को बढ़ाना है। और परम 10,000 जो है परम 10,000 ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी श्री राजगोपालाचारी ने। करेक्ट आंसर है डी श्री राजगोपालाचारी ने ली थी। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह जो थी श्री राजगोपालाचारी ने ली थी, सी राजगोपालाचारी ने ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है? ऑप्शन ए पॉइंटर, बी ट्रैकर, सी माउस, डी कीबोर्ड। करेक्ट आंसर है माउस। माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस अपनी सहायक सतह से संबंधित 2 आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है ये माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है? लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए लाल रुधिर कणिकाएं, बी श्वेत रुधिर कणिकाएं, सी रुधिर, डी प्लाज्मा। करेक्ट आंसर है रुधिर। रुधिर जो है लाल संवहनी संयोजी ऊतक है। रुधिर लाल संवहनी संयोजी ऊतक है ये। और संयोजी ऊतक विभिन्न अंगों और ऊतकों को संबद्ध करता है तथा उन्हें कुछ अवलंब भी देता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरी रहती है। और संयोजी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, और दूसरा होता है कंकाल ऊतक, और तीसरा होता है तरल ऊतक या संवहन ऊतक कहते हैं उसे। मैं लिखे देता हूँ। एक पहला तो होता है वास्तविक संयोजी ऊतक, वास्तविक संयोजी ऊतक। और दूसरा होता है कंकाल। थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है दोस्तों, लेकिन आपको पूरी डिटेल मिलनी चाहिए। कंकाल ऊतक। और तीसरा होता है तरल ऊतक, तरल ऊतक, या इसको कह देते हैं संवहन ऊतक। संवहन ऊतक, संवहन ऊतक भी इसको कहते हैं। तो ये 3 होते हैं। रक्त या रुधिर एवं लसिका की तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। रक्त या रुधिर जो होता है वो और लसिका को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। इनका अंतरकोशीय पदार्थ जो है तरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों में संक्षिप्त नाम IPTL का पूरा नाम क्या है? खेलों में संक्षिप्त नाम है ये IPTL का पूरा नाम क्या है? तो IPTL का पूरा नाम क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग, बी भारतीय पेशेवर टेबल टेनिस लीग, सी महिलाओं के लिए भारतीय निजी टूर्नामेंट, डी भारतीय पेशेवर त्रिकोणीय लीग। करेक्ट आंसर है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग होती है इसका मतलब। IPTL का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर टेनिस लीग, टेनिस की लीग होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी पाबन, और डी धनुषकोडी।
करेक्ट आंसर है ए पार्ट कन्याकुमारी है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो कन्याकुमारी है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है इसका दक्षिणी छोर, सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु है ये इंदिरा पॉइंट। दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में है। कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह में। इंदिरा पॉइंट का नाम जो है पूर्व में पिग मिलियन पॉइंट था। इसका पहले जो नाम था पूर्व में, पिग, नाम लिखे देता हूँ, पिग मिलियन पॉइंट था पहले इसका नाम, पॉइंट, पिग मिलियन पॉइंट था इसका पहले नाम। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। इंदिरा, उत्तर का जो बिंदु है इंदिरा कोल, और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। और पश्चिम बिंदु जो है वो है सर क्रीक, सर क्रीक, पश्चिम बिंदु सर क्रीक है, सर क्रीक है। और पूर्वी बिंदु जो है वालांगू है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु वालांगू, वालांगू है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? ऑप्शन ए, भारत में सभी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा को बढ़ावा प्रदान करना, सुरक्षा का बढ़ावा प्रदान देना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, कम आय वाले समूह के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना, डी, शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना। करेक्ट आंसर है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमी के लिए उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। और स्टैंड अप योजना मेक इन इंडिया योजना का आधार है, और स्टैंड अप योजना को साधन उपलब्ध करा कमजोर वर्गों को अधिक सबल बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? एक मोबियस स्ट्रिप क्या है? ऑप्शन है, आकाशगंगा में एक सुराख, एक सतह जिसका केवल एक पक्ष हो, केवल एक ही सीमा होती है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच एक प्रक्षेप पथ, और डी है एक प्रकाश वेग द्वारा उत्पन्न प्लाज्मा का प्रभाव। करेक्ट आंसर है एक सतह जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है। मोबियस स्ट्रिप जो है एक सतह है जिसका केवल एक पक्ष और केवल एक ही सीमा होती है, और अंधेरी रात में पृथ्वी से देखने पर प्रकाश की बहती हुई नदी की तरह प्रतीत होती है। यह आकाशगंगा कहलाती है। मंदाकिनी की विशालता के कारण इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के प्रसार का सिद्धांत डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रक्षेपण से प्रमाणित होता है, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है। यानी ब्रह्मांड का जो प्रसार है का सिद्धांत है वो डॉपलर प्रभाव पर प्राप्त प्रक्षेपण से प्रमाणित होता है, जिसे अवरक्त विस्थापन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओराविले कहाँ स्थित है? अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओराविले कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम में, बी मणिपुर में, सी पुडुचेरी में, डी नागालैंड में। करेक्ट आंसर है पुडुचेरी में है। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ओराविले जो है पुडुचेरी में है, और पांडिचेरी का ही नया नाम पुडुचेरी है। यानी पुडुचेरी को पहले पांडिचेरी कहा जाता था। ओराविले में आनंद घोष का आश्रम है। ओराविले में किसका है? आनंद घोष, वो सॉरी अरविंद घोष है, अरविंद घोष का आश्रम है ओराविले में। और पांडिचेरी का संत जो है अरविंद घोष को कहा जाता है। पांडिचेरी के प्रमुख उपराज्यपाल, पांडिचेरी के जो प्रमुख होते हैं उन्हें उपराज्यपाल कहा जाता है, और पांडिचेरी में फ्रांसीसी उपनिवेश था पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांगो, विश और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? यानी उगादि, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडु, विश और विशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्यौहार किस इवेंट का जश्न मनाते हैं? ये बताना हमें। ऑप्शन ए भगवान गणेश का जन्म, बी रावण की हत्या, सी चंद्र ग्रहण, डी नए साल की शुरुआत।
करेक्ट आंसर है नए साल की शुरुआत का इवेंट का जश्न मनाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाराणसी में, बी उत्तराखंड में, सी जम्मू और कश्मीर में, डी ऊटी में। करेक्ट आंसर है उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के चमोली में फूलों की घाटी है। और फूलों की सबसे अधिक विविधता सिक्किम में है और भारत में सबसे अधिक फूल का उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल में होता है। भारत का, हमारे देश का राष्ट्रीय फूल जो है कमल है और कमल चित्र जो है बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। बीजेपी जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह भी कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा? ये बताना है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी सत्तारूढ़ पार्टी का सबसे वरिष्ठ सदस्य और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर है भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। और भारत के इतिहास में केवल एक बार ही ऐसा हुआ है जब भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करना पड़ा है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करना पड़ा है। वो कब हुआ है? 1969 ईस्वी में ऐसा हुआ है। वीवी गिरी जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए त्यागपत्र दे देते हैं और उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे एम हिमाय, वो थे मतलब हिदायतुल्ला हिदायतुल्ला थे, एम हिदायतुल्ला। वो राष्ट्रपति पद पर रहे थे कब से कब तक? 18 जुलाई 1969 से, और रहे थे वो 24 अगस्त 1969 में, 1969 तक कार्यरत रहे थे वो। और एम हिदायतुल्ला जो है एकमात्र भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं जो उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं हैं तो उच्चतम न्यायालय का सीनियर न्यायाधीश राष्ट्रपति होंगे और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर कोई नहीं बनता है। 6 माह के अंदर चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाता है तो कोई नहीं बनता है और 6 माह के अंदर चुनाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, बी मदर टेरेसा ने, सी स्वामी विवेकानंद ने, डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। करेक्ट आंसर है स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा था। उन्होंने कहा था कि हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। और शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन कहाँ से आता है? ए क्लोरोफिल से, बी जाइलम से, सी कार्बन डाइऑक्साइड से, डी पानी से। करेक्ट आंसर है पानी से आता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जारी होने वाला ऑक्सीजन जो है पानी से आता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, बी प्रसार, सी विपरीत परासरण, डी परासरण। करेक्ट आंसर है सक्रिय परिवर्तन कहा जाता है, सक्रिय परिवहन कहा जाता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। और आपको बता दें कि अर्धसूत्री विभाजन जनन सेल में होता है और इसके एक सेल के विभाजन से 4 सेल का निर्माण होता है। इसके एक सेल के विभाजन से 4 सेल का निर्माण होता है और अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। अर्धसूत्री विभाजन में प्रोफेज अवस्था लंबी होती है। समसूत्री विभाजन जो है कायिक सेल में होता है। समसूत्री विभाजन कायिक सेल में होता है और इसकी प्रोफेज अवस्था छोटी होती है।
और क्रॉसिंग ओवर जो है हमेशा नॉन स्टीयर क्रोमेटेड के बीच होता है। क्रॉसिंग जो ओवर वो हमेशा नॉन स्टीयर क्रोमेटेड के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? ऑप्शन ए केवल एक प्रोटॉन से, बी प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से, सी दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन से, और डी इसमें कुछ भी नहीं होता। करेक्ट आंसर है एक प्रोटॉन से। केवल हाइड्रोजन अणु का जो नाभिक है केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है प्रोटियम, पहला होता है प्रोटियम, और दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम, और ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को, ड्यूटेरियम जो होता है ये, इसका फॉर्मूला होता है D2O। इसके ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। और साधारण जल के लगभग 7000 भागों में एक भाग भारी जल का होता है। यदि साधारण जल 7000 है तो उसमें जो है एक भाग जो है वो यानी 7000 1/7000 जो है ये भाग जो है भारी जल का होता है। और भारी जल 3.80 सेल्सियस पर जमता है, और जबकि साधारण पानी जो है 1 सेल्सियस पर जमता है, और ये भारी जल 3.8 सेल्सियस पर जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? प्लासी की लड़ाई जो हुई थी ये किस नदी के तट पर हुई थी? ऑप्शन ए भद्रा पर, बी भागीरथी पर, सी ब्यास पर, डी ब्रह्मपुत्र पर। करेक्ट आंसर है भागीरथी पर। प्लासी की लड़ाई जो है भागीरथी नदी के तट पर हुई थी। और प्लासी की लड़ाई जो हुई थी 23 जून 1757 ईस्वी में हुई थी। और प्लासी की लड़ाई जो हुई थी सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। प्लासी की लड़ाई में जो है जो सिराजुद्दौला का सेनापति था मिर्ज़ाफर, उसने गद्दारी की थी। वो अंग्रेज़ों से जाकर मिल गया था और शासक बनने के लालच में वो अंग्रेज़ों से जाकर मिला था। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस लड़ाई को जीत तो लिया था, अंग्रेज़ों ने जीत लिया था और मीर जाफ़र को शासक बना दिया था। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मीर जाफ़र को गद्दी से उन्होंने उतार दिया और मीर कासिम को शासक बना दिया था। यानी जिसने धोखा दिया था फिर वो भी नहीं रहा। रॉबर्ट क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक हैं, ये माना जाता है। और अंग्रेज़ों का भारत विजय बंगाल से ही शुरू हुआ था। बंगाल विजय, ये प्लासी की लड़ाई ऐसी थी जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में स्थापित हो गया था। और सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता था? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? ऑप्शन है फील्ड हॉकी को, बी क्रिकेट को, सी शतरंज को, डी कबड्डी को। ये तो आप जानते ही होंगे। करेक्ट आंसर है फील्ड हॉकी को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है फील्ड हॉकी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से विषम चुने। ऑप्शन ए सोना, बी चांदी, सी प्लेटिनम, डी हीरा। करेक्ट आंसर है हीरा जो इनमें से विषम है, क्योंकि हीरे को छोड़कर अन्य सभी एक समान है। सोना, चांदी और प्लेटिनम ये सभी धातु हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सभी जो है तीनों धातु हैं। और हीरा जो है ये अधातु होता है। हीरा कार्बन का अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक पेंसिल का आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? आधुनिक पेंसिल जो है इसका आविष्कार पहले कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए चीन में, बी यूरोप में, सी भारत में, डी अमेरिका में। करेक्ट आंसर है यूरोप में हुआ था। आधुनिक पेंसिल जो है इसका आविष्कार यूरोप में हुआ था। और ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का प्रमुख गुण यह होता है कि यह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का जो है
आपेक्षिक घनत्व, ग्रेफाइट का जो आपेक्षिक घनत्व है 2.2 होता है, 2.2 होता है आपेक्षिक घनत्व ग्रेफाइट का। और कागज़ पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है। ग्रेफाइट जो है कागज़ पर रगड़ने से वह काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला बनाने में किया जाता है। और हीरे में जो है कार्बन sp3 होता है, हीरे में जो बॉन्ड होता है वो sp3 होता है। और ग्रेफाइट में जो होता है, ग्रेफाइट में वो होता है sp2, pk2 होते हैं। और पेंसिल ग्रेफाइट का बना होता है। ये जो पेंसिल है ये ग्रेफाइट का ही बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जलीकट्टू क्या है? जलीकट्टू क्या है? ऑप्शन ए टैग खेल, बी सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल, एक प्रकार की मिठाई, एक प्रकार की जेली। करेक्ट आंसर है सांड को वश में करने की एक लोकप्रिय खेल है ये जलीकट्टू। और यह खेल जो है तमिलनाडु में लोकप्रिय है और उच्चतम न्यायालय ने इस पर मानवीय आधार पर रोक लगा दी है, क्योंकि इससे हिंसक प्रवृत्ति भड़कती है और इससे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। यह जलीकट्टू खेल हिंसक प्रवृत्ति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पृथ्वी की पपड़ी में जो है सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में जो बाहर आ जाती हैं और कठोर चट्टानों का रूप ले लेती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तलछटी, बी रूपांतरित, सी कोमाटाइट और डी आग्नेय। करेक्ट आंसर है रूपांतरित। जलीकट्टू सांड को वश में करने पृथ्वी की पपड़ी में सबसे पुरानी चट्टानें ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती हैं और इन्हें कहा जाता है रूपांतरित डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ये रूपांतरित नहीं, डी पार्ट है। आग्नेय चट्टानें उन्हें कहते हैं, आग्नेय चट्टानें उन्हें कहते हैं। और दक्कन का जो मैदान है वो आग्नेय चट्टानों का ही बना हुआ है। दक्कन का मैदान आग्नेय चट्टानों का ही बना हुआ है। और ज्वालामुखी के अंतर्गत पृथ्वी के अंदर का जल वाष्प जो है पानी, त्वचा, पानी, लावा, गैस आदि निकलती है। और लावा जो निर्मित मैदान को आग्नेय चट्टान कहते हैं। लावा से निर्मित जो मैदान होता है उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव जो है द्रव पदार्थ जो होता है उसको मैग्मा कहते हैं। उद्गार ज्वालामुखी के विस्फोट को मुहाना कहते हैं। उद्गार जो ज्वालामुखी का विस्फोट का जो उसको कहते हैं, मुहाना कहते हैं। क्रेटर ज्वालामुखी से उत्पन्न खाई को कहते हैं। क्रेटर जो है ज्वालामुखी से उत्पन्न जो खाई या गड्ढा होती है उसको क्रेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्य काउंसलिंग द्वारा ये जो है इसको क्या कहा जाता है? ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन, बी ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व, सी अंतर्राष्ट्रीय सतत डिजाइन प्रमाणन, डी वास्तुकला में पर्यावरण संरक्षण। करेक्ट आंसर है ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ऊर्जा और परमाणु डिजाइन में नेतृत्व कहा जाता है इसको अमेरिकन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा विकसित लोकप्रिय वातावरण सुरक्षित इमारत प्रमाणीकरण कार्यक्रम को कहा जाता है। ऊर्जा और पर्यावरण डिजाइन में नेतृत्व कहा जाता है। और ISO किसी संस्थान को प्रमाणीकरण देता है। ISO जो है ISO मार्क लगा हुआ होता है, किसी संस्थान को जो है प्रमाणीकरण देता है। और ISI का मार्का लगा हुआ है तो वो वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रमाणीकरण करता है। और होलोमार्क जो है होलोमार्क ये आभूषणों की शुद्धता को प्रमाणित करता है। और ट्रेडमार्क जो होता है खाद्यान्न वस्तुओं को प्रमाणित करता है। ट्रेडमार्क खाद्यान्न वस्तुओं को प्रमाणित करता है। और इको मार्क जो है पर्यावरण मित्र वस्तुओं को प्रमाणित करता है। इको मार्क ये पर्यावरण मित्र वस्तुओं को प्रमाणित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? मैकिन्टोश कंप्यूटर का डिज़ाइन किसने तैयार किया था?
ऑप्शन ए मैकडोनाल्ड्स ने, बी माइक्रोसॉफ्ट ने, सी एप्पल ने, डी IBM ने। करेक्ट आंसर है एप्पल ने। मैकिंटोश कंप्यूटर का डिज़ाइन एप्पल कंपनी ने तैयार किया था। और एप्पल कंपनी जो है अमेरिका की कंपनी है। और एप्पल कंपनी का संस्थापक जो है स्टीव जॉब्स, संस्थापक इसके स्टीव जॉब्स हैं संस्थापक इसके। और IBM एक कंप्यूटर कंपनी है, IBM ये वाली IBM जो है एक कंप्यूटर कंपनी है और अमेरिका की कंपनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? शून्य उत्सर्जन वाहन का मतलब क्या है? वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए बिजली पाइप से कोड प्रदूषण उत्सर्जित नहीं करता है, कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। ऑप्शन बी, वह जो बिजली पाइप से केवल जल वाष्प उत्सर्जित करता है। और सी, वह जो बिजली पाइप से केवल हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित करता है। और डी, वह जो बिजली पाइप से केवल संकुचित हवा उत्सर्जित करता है। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। वह जो शक्ति के स्रोत के जरिए बिजली पाइप से कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करता है। और प्राकृतिक रूप अवस्थित वातावरण या पदार्थ के मूलभूत तत्व में अवस्था में परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। और प्रदूषण के कारण जो जैव और अजैव को भारी क्षति पहुंचती है और अनेक प्राणी वनस्पति नष्ट हो गए हैं और खतरा भी बना हुआ है। शून्य उत्सर्जन वाहन में जो है शीशा मुक्त भी होना चाहिए। CO मुक्त तो होता ही होता है, शीशा मुक्त भी होना चाहिए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट, बी अनेमुदी, सी K2, डी माउंट आबू। करेक्ट आंसर है सी K2 है। दुनिया में सबसे ऊंची चोटी जो है वो K2 है। और K2 ऑस्टिन की ऊंचाई, K2 ऑस्टिन इसका पूरा नाम है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर है। और K2 की चोटी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये हमारे देश की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी है, तो आप जानते होंगे। और इसकी ऊंचाई जो है 8,848 पॉइंट कुछ 8, थोड़ा सा और बढ़ गई है हल्की सी, तो इतनी है मीटर के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है? ऑप्शन ए लैटिन, बी संस्कृत से, सी यूनानी से, डी चीनी से। करेक्ट आंसर है लैटिन भाषा से लिया है। सल्फर का नाम जो है लैटिन भाषा से है और इसका सूत्र है S। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की किस शाखा को कहा जाता है? भौतिकी की किस फिर शाखा को कहा जाता है? ऑप्शन ए क्वांटम भौतिकी, बी उष्म प्रवैगिकी, सी खगोल भौतिकी, डी कण भौतिकी। करेक्ट आंसर है उष्म प्रवैगिकी कहा जाता है। गर्मी और तापमान और उसके ऊर्जा और काम से संबंधित भौतिकी की शाखा को जो है उसमें प्रवैगिकी कहा जाता है, उसमें प्रवैगिकी कहा जाता है। और थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है इसको। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण को प्रदर्शित करता है। ऊष्मागतिकी प्रथम नियम उसके प्रभावित होने की दिशा नहीं बताता है ये। ऊष्मागति का दूसरा नियम जो है ऊष्मा के प्रवाह होने की दिशा को व्यक्त करता है। ऊष्मा का पूरा उपयोग संभव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामानंद सागर की रामायण टीवी श्रृंखला में सीता की भूमिका किसने निभाई थी? सीता की भूमिका किसने निभाई थी? तो बहुत पुरानी बात है। ऑप्शन ए दीपिका चिखलिया ने, बी अपराजिता ने, सी पद्मा खन्ना ने, डी अंजलि व्यास ने। करेक्ट आंसर है दीपिका चिखलिया ने। रामानंद की सागर की जो रामायण टीवी सीरियल थी उसमें सीता की भूमिका निभाई थी। और ये टीवी सीरियल 1986 से 1988 ईस्वी में बना था, चला था।
और अरुण गोविल ने राम की भूमिका निभाई थी और वाल्मीकि ने रामायण लिखी है। वाल्मीकि को भारत का आदि कवि कहा जाता है। वाल्मीकि जी को भारत का आदि कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए माउस, बी कैरी कीबोर्ड, सी प्रिंटर, डी हार्ड ड्राइव। करेक्ट आंसर है हार्ड ड्राइव माना जाता है। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर का एक पेरिफेरल्स नहीं माना जाता है ये। बाकी ये माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर जो है ये पेरिफेरल हैं, कंप्यूटर के पेरिफेरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक है? ऑप्शन है औसत, बी अच्छा, सी खराब, डी सुपर। करेक्ट आंसर है खराब। शुद्ध पानी जो है विद्युत का चालक नहीं होता है बिल्कुल भी, ये खराब है विद्युत चालकता के लिए। और इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त हो जाता है, रिक्त होल बन जाता है, तो उसे अर्धचालक कहते हैं। पदार्थ का अर्धचालक पदार्थ कहते हैं। और विद्युत चालकता जो है सामान्य ताप पर चालक व विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। विद्युत चालकता जो होती है सामान्य ताप पर वो चालक व विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक व ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। जर्मेनियम और सिलिकॉन का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक व ट्रांजिस्टर उपकरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? ऑप्शन ए बेलनाकार, बी घुमावदार, सी गोलाकार, डी अंडाकार। करेक्ट आंसर है घुमावदार। घुमावदार भुजाओं के प्रयोग के साथ जो वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? एक प्रोग्राम बेल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज को, डी जॉन टकर को, सी बिल गेट्स को और डी स्टीव जॉब्स को। करेक्ट आंसर है चार्ल्स बेबेज को। एक प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। और वान न्यूमैन का कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। मैं नाम लिखे देता हूँ, वान नाम नहीं दे रखा इसमें, वान न्यूमैन का जो है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान है। और आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत जो है 1946 ईस्वी में हुई थी। 1946 ईस्वी में हुई थी आधुनिक कंप्यूटर की शुरुआत। और 1960 ईस्वी के दशक में जो है 1960 ईस्वी के दशक में कंप्यूटर में क्रांति आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हो? आप रुक्मिणी देवी अरुणडेल के बारे में क्या जानते हो? ऑप्शन एक, वह एक भारतीय ब्रह्मचारी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। बी, वे आज़ादी के बाद की एक प्रसिद्ध लेखिका थी। सी, वे एक पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता थी। और डी, वे रंगमंच से संबंधित थी। करेक्ट आंसर है वह एक भारतीय ब्रह्मवादी नृत्यांगना और भरतनाट्यम की कोरियोग्राफर थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में 1882 ईस्वी में अटियार में हुई थी। अटियार में हुई थी। और 1907 में जो है 1907 में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। एनी बेसेंट 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। और एनी बेसेंट 1917 में जो है 1917 में एनी बेसेंट 1917 में प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। वो मद्रास में
मद्रास में अधिवेशन हुआ था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, WWF विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? WWF यानी विश्व वन्य जीव कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? ऑप्शन है हाथी, बी सिंह, सी पांडा, डी भेड़िया। करेक्ट आंसर है पांडा। WW यानी वर्ल्ड वन्य जीव फेडरेशन है ये, के प्रतीक में जो है पांडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए खरीफ फसल सर्दियों की फसलें हैं, बी रबी फसलें मानसून की फसलें हैं, सी गेहूँ रबी की फसल है, डी सरसों खरीफ की फसल है। करेक्ट आंसर है गेहूँ जो है रबी की फसल है, ये सही है, बाकी ये गलत है। खरीफ फसलें मई जून में बोई जाती हैं। खरीफ फसलें जो है सर्दियों में नहीं, मई जून में बोई जाती हैं। ये मई जून में बोई जाती हैं। खरीफ फसलें होती हैं जो मई जून में बोई जाती हैं, और खरीफ फसलें जो है सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ये रबी फसलें जो शीतकालीन फसल होती हैं, फसलें मानसून की फसलें नहीं हैं, ये शीतकालीन फसलें हैं। शीतकालीन फसलें होती हैं, शीतकालीन यानी ठंड के मौसम में बोई जाती हैं, और रबी फसल जो है शीतकालीन फसल है। और आपको बता दें कि रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। सरसों जो है, सरसों भी रबी की फसल है, गेहूं के साथ सरसों बोई जाती है। और रबी फसल का मुख्य अनाज जो है गेहूं है। गेहूं जो है रबी फसल का मुख्य अनाज है। चावल खरीफ फसल का मुख्य अंग है। खरीफ फसल का जो चावल जो है खरीफ फसल का मुख्य अंग है। और नकदी फसल जो है चाय, कहवा, रबड़, तंबाकू आदि है। ये नकदी फसल होती हैं। एक तो चाय, कहवा कॉफ़ी बोलते हैं जिसे, और रबड़ है, रबड़ और तंबाकू, ये जो है ये आदि ये नकदी फसलें होती हैं। और जायद फसल जो होती है, जायद फसल दो फसलों के बीच का उप फसल होती है, छोटी होती है। जायद फसल दो फसलों के बीच की उप फसल होती है। फसल चक्र के अंतर्गत फसल बदलकर खेती करना है। फसल चक्र से उपज बढ़ता है तथा मिट्टी की पोषक क्षमता बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? ऑप्शन ए कोचीन में, बी कोलकाता में, सी चेन्नई में, डी कालीकट में। करेक्ट आंसर है कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। पुर्तगाली नाविक जो था वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और कालीकट के उस समय वंशगत उपाधि थी जैमोरिन। दरबार में वो पहुंचा था, जैमोरिन राजा थे, उसके दरबार में पहुंचा था। वास्को डी गामा 1501-2 में भी भारत आए थे। वास्को डी गामा 1501 और 2 में भी भारत आया था दोबारा। और पुर्तगाली भारत सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी है जो आए। पुर्तगाली यानी भारत में सबसे पहले आए थे, और अंत में गए, सबसे अंत में गए 1961 ईस्वी में वो गए। और पुर्तगाली ने आलू जो है, आलू हम खाते हैं, वो आलू और मक्का और तंबाकू की खेती भारत में शुरू की थी उन्होंने ही, पुर्तगालियों ने ही ये शुरू की थी। और पुर्तगाली की कार्टेज व्यवस्था एवं धार्मिक कट्टरता पतन का कारण बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? ना चिपकने वाले बर्तन पर किसका लेप लगा होता है? ऑप्शन ए वेलक्रो का, बी तेल का, सी टेफ्लॉन का, डी पॉलीस्टाइरीन का। करेक्ट आंसर है टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। ना चिपकने वाले बर्तन पर जो है टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन, भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी केरल।
करेक्ट आंसर है केरल। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। केरल है और केरल का राष्ट्रीय साक्षरता दर सर्वाधिक है, 100% है। 2011 की जनगणना के अनुसार वहाँ की साक्षरता 94% थी, लेकिन अब इस समय 100% है। एर्नाकुलम भारत का प्रथम साक्षर जिला है। एर्नाकुलम जो है वो जो केरल में है वो भारत का प्रथम साक्षर जिला है। और एर्नाकुलम पूर्ण कंप्यूटर साक्षरता प्राप्त जिला भी है। एर्नाकुलम में केरल का हाई कोर्ट भी है। और तो ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।